हेलो ऑल। अभी हम लोग लर्न करेंगे थिन लेंस के बारे में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अब सीखने वाले हैं लेंस क्या होता है और फिर उसमें थिन लेंस क्या होता है और उसके क्या फार्मूलाज हैं, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, एवरीथिंग। सो लेट मी से फर्स्ट व्हाट द लेंस इज। सो लेंस इज बेसिकली अ मीडियम, एन ऑप्टिकल मीडियम टू बी प्रिसाइज। ऑप्टिकल मीडियम, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम को हम लेंस कह सकते हैं, लेकिन और कंप्लीट करेंगे तो ऐसे बोलेंगे एन ऑप्टिकल मीडियम दैट इज बाउंडेड बाई, इट हैज़ टू बी बाउंडेड बाई टू और मोर सर्फेसिस। सो अगर दो या उससे ज़्यादा सर्फेस ले करके हम किसी भी ऑप्टिकल मीडियम को बाउंड कर देते हैं तो उसको हम लेंस कहते हैं। पर्टिकुलरली ये जो सर्फेसिस होते हैं वो स्फेरिकल सर्फेसिस लेते हैं हम लोग, स्फेरिकल सर्फेसिस। अगर आपने स्फेरिकल सर्फेसिस लिए हैं तो फिर हम लेंस को बोलेंगे स्फेरिकल लेंस। सो ऑप्टिकल मीडियम को बाउंड कर देना ही लेंस कहलाता है ना। स्फेरिकल सर्फेसिस कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मीडियम को बाउंड कर सकते हैं। लेट्स अपने पास एक स्फीयर है, ये इस तरह का एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर ने ये लिया, some sort of this, right? और इसका दोनों सेम मटेरियल के बने हुए थे या सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था या जो भी है, तो इन दोनों को अगर हमने ओवरलैप कराया तो आप देखोगे कि ये लेट से वन स्फीयर है, ये सेकेंड स्फीयर है। तो ये जो पोर्शन है ये इस तरह से सरफेस बाउंड्री से टाई हो गया, ये भी सरफेस बाउंड्री से टाई हो गया और ये कह सकते हैं बाउंड हो गया। सो इन केस अगर आप इतने पोर्शन को हटा देते हैं, लेट्स से कि आप बाउंडेड सरफेस को ही फोकस करते हैं और बाकी सरफेस को आपने रिमूव कर दिया, तो इस तरह से कि आप देख सकते हो कि आपने एक मीडियम को कैच कर लिया या मीडियम को बाउंड कर दिया है और ये जो मीडियम बाउंड हुआ है इसी को हम बोलेंगे कि ये एक लेंस बन गया। सो हाउ द लेंस इज बीइंग क्रिएटेड, सिंपली यू टेक स्फेरिकल सर्फेसिस और कोई भी ऑप्टिकल मीडियम को कैच कर दीजिए। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आउटसाइड लेट्स से देयर इज एयर, तो हम बोलेंगे दिस इज अ लेंस। नाउ लेंस का अपीयरेंस ऐसा भी हो सकता है और भी कई तरीके से आप सर्फेसिस को यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं लेंस को। यू कैन आल्सो क्रिएट लाइक कि एक इस तरह से सरफेस है और दूसरा इस तरह से सरफेस है। इनफैक्ट यू कैन क्रिएट लाइक कि एक इस तरह का सरफेस बनाया गया है और एक इस तरह का सरफेस बनाया गया है। इनफैक्ट यू कैन यूज द प्लेन पार्ट बिकॉज प्लेन इज somehow that's also spherical। तो आप एक लेट से ये कर्वेचर लेंगे और एक प्लेन सरफेस को भी ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ लेंस। Similarly, you can have this as well as this plane surface. So there can be in several type of lenses that can be created by using spherical surfaces और उनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो सभी लेंसेज के लिए वैलिड होगा, वेदर दिस वे और दिस वे और दैट वे। नाउ किसी जनरल फार्मूला पढ़ने के लिए किसी को स्टडी करेंगे और बाकी सभी के लिए फार्मूला बनाएंगे। डिफरेंसेस क्या जा रहा है, रेडियस अलग अलग हो जा रहे हैं और रेडियस के साइन अलग अलग हो जा रहे हैं, डायरेक्शंस अलग अलग हो जा रहे हैं, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। किसी भी लेंस को अगर इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम दो सर्फेसिस को देखेंगे 1 और 2, आप इसको 1 2 बोल सकते हो या फिर इसको 1 2 बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कब 1 और कब 2 बोलेंगे वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जनरली 1 उसको बोलेंगे जहाँ से लाइट रे आ रही होती है। अगर लाइट रे यहाँ से आया तो इसको 1 बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे। और अगर लाइट रे आपका इस साइड से आया तो इसको 1 सर्फेस बोलेंगे, 2 सर्फेस बोलेंगे। और दैट विल बी होल्डिंग गुड फॉर ऑल केसेस। लाइक कि इस केस में अगर यहाँ से लाइट रे आ रहा है तो ये 1 सर्फेस हो गया, ये 2 सर्फेस हो गया। तो 1 और 2 को इंसिडेंट लाइट रे के अकॉर्डिंग हमको चूज़ करना होता है और सभी का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सिंपलेस्ट केस में एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, फिर मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं लेटर ऑन, उसको भी हम लोग वॉच करने वाले हैं। नाउ थिन लेंस का मीनिंग क्या हुआ? थिन लेंस का मीनिंग हुआ कि इसका जो ये गैप है, ये स्मॉल है। किसके रिस्पेक्ट में? अगर ये टी है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो टी की वैल्यू बहुत छोटी है आर के कंपेरिजन में, या फिर यू और वी के कंपेरिजन में बहुत छोटी है। तो ये टी हैज़ टू बी वेरी वेरी स्मॉल। This is what means by thin lens, that means T is small।
सिमिलरली इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो ये स्मॉल होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए। जितना ये स्मॉल होगा उतना यहाँ पे बनाया गया फार्मूला वैलिड होगा और ट्रू होगा, अदरवाइज फिर अप्रॉक्सीमेशंस ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी लेंस होते होंगे जो थिक लेंस होते होंगे, तो थिक लेंस में फिर इस टी का इन्वॉल्वमेंट आता है, फिर उस टी को हम यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बाई चांस थिक लेंस आपके सिलेबस में एज सच नहीं है तो उसको हमको नहीं पढ़ना है और थिन लेंस पे फोकस करना है। अगर वो लेंस भी बोलेगा तो हम उसका मतलब थिन लेंस को समझने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी एक लेंस कंसिडर करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ नोटेशंस होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से जा रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जो आप वहाँ पे कहते थे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक P1 पोल है तो P2 पोल है, तो पोल ना बोल करके इसके सेंटर पॉइंट को हम C बोल देते हैं। सेंटर ऑफ इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। नो अगर आपने इसको 1 बोला है, इसको 2 बोला है, तो 1 का इस तरह के स्फीयर का पार्ट था, तो 1 का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ कहीं होगा। सेकंड का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ कहीं होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन सा सरफेस है उसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, राइट। और इसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अगर मैंने इसको 1 2 बोला है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ कहीं रखने वाली है, तो इस तरह से हम 1 2 बोल सकते हैं। नो इनके नॉमेनक्लेचर भी चलते हैं। नॉमेनक्लेचर जब इस तरह का सरफेस होता है उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, और जब इस तरह का सरफेस होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे 2 कॉन्वेक्स हैं, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो इसको कई बार हम बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। बाई मतलब 2, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स। तो इस तरह से नाम देने से अपने को पता चल जाता है कौन से लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये बाई कॉन्वेक्स है, और सिंपली कॉन्वेक्स बोल सकते हैं क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स है। इसको हम बाई कॉनकेव बोल देंगे। दोनों कॉनकेव सरफेस हैं, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है। इसको क्या बोलोगे? इसको अगर आपको नाम देना हो इस वाले पार्ट को, तो क्या बोलोगे? ये आपका कैसा जा रहा है? कॉनकेव। और ये कैसा जा रहा है? कॉन्वेक्स। तो इसको हम कुछ ऐसे नाम से बुला सकते हैं कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका मतलब है एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। व्हाट अबाउट दिस? इसमें आप पाओगे कि ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। तो आप इसको भी कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोल सकते हो, या और कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल सकते हो। दैट मीन्स एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है। इसके बारे में आपको क्या बोलना होगा? इसमें एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, तो आप बोलोगे प्लेनो कॉन्वेक्स। और व्हाट अबाउट दिस? इसके बारे में बोलोगे दिस इज अ प्लेनो कॉनकेव। तो इस तरह से इसके नाम हो जाते हैं। तो अगर 2 लेटर एक साथ होंगे तो इसका मतलब वो सरफेस के बारे में बताएगा। सिंगल लेटर यूज़ किया गया होगा, इसका मतलब दोनों सरफेस सेम टाइप के हैं, या फिर कई बार इसके साथ बाई टर्म यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो ये इनके बारे में एक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप जानते होंगे। अब अपने को क्या करना है? थिन लेंस के लिए फार्मूला डिराइव करना है। दैट मीन्स कि कौन सा लेंस फार्मूला होगा और कैसे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल बी लर्निंग व्हाट इज़ द लेंस फार्मूला। तो सपोज करो कि ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये अपने पास लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप बोलोगे दिस इज लाइट रेज कुछ ऐसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। तो लाइट रेज अगर इस तरह से जाएंगे तो ये सरफेस 1 हो जाएगा और ये सरफेस 2 हो जाएगा। और आप इसको सेंटर पकड़ते हो। ऑप्टिकल सेंटर इज ट्रीटेड एज ए सेंटर, और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिखेंगे और इसको निगेटिव डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि अपने पास लाइट अगर यहाँ से जाती है तो ये सीधा जाएगा। एक ये बाउंड्री मिली, तो ये जो बाउंड्री है ये स्फेरिकल बाउंड्री है, और स्फेरिकल बाउंड्री से इमेज कैसे बनता है उसको हम जानते हैं। तो इसको हम 2 तरह से पढ़ेंगे कि एक स्फेरिकल बाउंड्री इस तरह से है, ये स्फेरिकल बाउंड्री इमेज बनाएगी। फिर इसकी जो भी इमेज बनेगी, जहाँ पर भी इमेज बनेगी, फिर वो दूसरी बाउंड्री से मीट करेगा, फिर ये दूसरी बाउंड्री दूसरी इमेज बनाएगी। सो देयर विल बी 2 रिफ्रैक्शन, वन ऑन दिस सरफेस, अनदर ऑन दिस बाउंड्री। सो ये बाउंड्री एक इमेज बनाएगा, दूसरा ये इमेज बनाएगा। तो ये जो सेकंड वाला इमेज बनाएगा वो फाइनल इमेज होगा। इमेज बनते कैसे हैं? एक जनरल आइडिया दे देता हूँ मैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये पहला एक बाउंड्री या कुछ इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, बाउंड्री है, तो आप पाओगे कि इसकी वजह से एक इमेज बनने वाली है। तो ये फर्स्ट इमेज होती है।
जब ये इमेज बन जाएगी इसके बाद अब सेकंड का रोल आएगा। सेकंड ये, अब सेकंड के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सो दैट विल बिकम द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। सो सेकंड इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और फिर इसकी इमेज बनाएगा, तो ये फाइनल इमेज बनेगी। सो दिस इज इमेज ऑफ द फर्स्ट एंड दिस इज इमेज ड्यू टू द सेकेंड। सेकेंड इमेज कैसे बना ये समझना है। सेकेंड इमेज के लिए फर्स्ट का इमेज ऑब्जेक्ट का काम करता है, दैट इज द रूल। तो उसके लिए हम फर्स्ट का इमेज निकालते हैं फर्स्ट से, फिर उसके लिए सेकेंड को उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, फिर से इमेज निकालते हैं, और ये जो सेकेंड इमेज है ये फाइनल इमेज होती है, फाइनल इमेज। और जब कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द इमेज, इसका मतलब फाइनल इमेज के बारे में बात करेगा। तो 1 by 1 करते हुए हम बनाते चले जाते हैं। अगर और भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता, लेट से कि यहाँ पर एक और बाउंड्री लगा देता मैं, यहाँ पर एक और बाउंड्री है, तो आप पहले इससे इमेज बनाएंगे, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर फाइनली इमेज जो बनेगी वो अपना फाइनल आंसर बनेगा। मेक सेंस? तो ये एक जनरल रफ बात मैंने आपको बताया जो आपको दिमाग में रखना है। अब हम इसी पॉइंट को यूज़ करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगी उसको हम बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट फार्मूला लर्न किया था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में कि स्फेरिकल बाउंड्री से कैसे इमेज बनता है, राइट। सो वी कैन कॉल की रिफ्रैक्शन 1। अगर फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन थ्रो फर्स्ट सरफेस, ऐसा लिख लेते हैं, थ्रो फर्स्ट सरफेस। और उसके लिए फॉर्मूला किया जाता है, आपको पता होगा कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का लिखते हैं जहाँ पर इमेज बनने वाला है। लेट से ये लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू मीडियम पे बनेगी, इसलिए उसको म्यू लिखेंगे, डिवाइड बाई इमेज लोकेशन, लेट से वो वी डैश है। वी डैश इसलिए बोला क्योंकि ये वी हम फाइनल के लिए बोलते हैं, तो ये वी डैश इंटरमीडिएट के लिए बोल रहे हैं, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज। ऑब्जेक्ट किस मीडियम पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया, इसको लो एयर मीडियम है, तो इसलिए 1 लिख लेंगे, डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही रहा होगा, ये पूरे सिस्टम की ऑब्जेक्ट, इसलिए यू लिखेंगे, इज इक्वल टू म्यू टू दैट इज इमेज मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, R1 लिख सकते हैं। इसके बाद अब आप बोलेंगे कि सेकेंड सरफेस पर आते हैं, तो रिफ्रैक्शन थ्रो सेकेंड सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रो सेकेंड सरफेस। और आप इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो, चलेगा। अच्छा, सेकेंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो उसके लिए मेजरमेंट सारे हम लोग यहाँ से करेंगे आइडियली, लेकिन हम लोगों ने थिन एज्यूम किया है, तो पहले का भी मेजरमेंट यहाँ से हुआ था, लेकिन अब हम उसको सी से मानेंगे, और सेकंड का मेजरमेंट यहाँ से होगा, उसको भी हम सी से मानेंगे, तो दोनों को हम सी से एज्यूम करते हैं। अगर हम सी से एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेम ओरिजिन जैसा काम करेगा अपने लिए। अब जो इमेज बनेगी वो एयर मीडियम पे बनेगी, तो फाइनल इमेज विल बी इन एयर मीडियम, जहाँ पर बनेगी उसी का नाम वी है, और ये हमारी फाइनल इमेज की लोकेशन बताएगा, माइनस दिस ऑब्जेक्ट लोकेशन। तो ऑब्जेक्ट लोकेशन तो आपको पता चला वी डैश है, लेकिन उसका मीडियम म्यू था, तो आप लिखोगे कि म्यू डिवाइड बाई वी डैश। नो, इसको अगर ध्यान से आप समझ पा रहे हो और इन केस यू गॉट टू नो कि व्हाट इट इज़, तो अपना काम हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं और इस रिफ्रैक्शन के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी, अब बोलेंगे फाइनल इमेज माइनस ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो जो कि R2 है। आप इस फिगर को ना भी यूज़ करो, हम लोग डायरेक्टली फार्मूले से ही इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये अपने लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस फिगर का जस्ट सपोर्ट ले रहा है कि कितने मीडियम है और कहाँ का मीडियम आपको दिख रहा है ना। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। सो नाउ यू ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो आप पाओगे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये टर्म कैंसिल आउट हो गया तो ये बनेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये बनेगा म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करें तो आप बोलोगे म्यू माइनस 1 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
राइट। सो यहाँ से अपने को फार्मूला मिल जा रहा है। क्या फार्मूला मिल जा रहा है, अगर मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट को यहाँ पर लिख करके, तो दो फार्मूले अपने पास आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, जो भी ये लिखा हुआ है इसको हम चाहें तो 1/f बोल सकते हैं, 1/f, राइट। अगर हमने इसको 1/f बोला है तो 1/f की वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो 1/f की जो वैल्यू है दैट इज म्यू माइनस 1 in bracket 1/r1 minus 1/r2. Now both formulas are extremely important. First formula को हम बोलते हैं that is Lenz formula, जो आपको हेडिंग में दिखाया गया। Lenz formula is this. इसका मतलब है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो, फोकल लेंथ पता हो, तो आप इमेज की लोकेशन बता सकते हो विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सेकेंड इज नोन एज Lenz मेकर्स फार्मूला। Lenz makers formula means a formula that is used to decide the focal length। और या फिर आप लेंस को बनाना चाहोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होगा फर्स्ट सरफेस का, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मटेरियल जो आपको ऑप्टिकल मीडियम जो आप बाउंड कर रहे हो। सो ये सेकंड फार्मूला इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये कहलाता है लेंस मेकर फार्मूला। तो कई बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तो फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपको डायरेक्टली फोकल लेंथ देता है तो आप डायरेक्टली लेंस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ अबाउट लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर्स फार्मूला। एक बार आपको ये समझ में आता है तो कोई भी लेंस होगा आप इसको यूज़ करेंगे प्रॉपर साइन के साथ और अपना आंसर बताएंगे, ओके। कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो इस डेरिवेशन से आपको सीखने हैं वो ये है कि अगर कभी आपको ऐसा बोलता है कि यहाँ पर एयर नहीं है, लेट्स से यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम है μ1 है, और यहाँ पर कोई और मीडियम है, तीसरा मीडियम है μ2 है, तो 3 अगर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहे हैं आपको, इट्स ओके। आपको क्या करना है कि अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिखता है और यहाँ पर एयर नहीं लिखेगा फिर, तो आपको क्या चेंजेस लाने हैं। आप डायरेक्टली इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे। अगर आपने डायरेक्टली लगाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एयर के लिए बना हुआ है, और ना ही आप इसको लगाएंगे, राइट। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, इस तरह से जाएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, जहाँ पर आपने 1 लिखा हुआ है वहाँ पर आप μ1 लिखेंगे, यहाँ पर भी μ1 लिख देंगे। फिर आप सेकंड रिफ्रैक्शन पे जाएंगे, जहाँ पर आपने ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर आप μ2 लिखेंगे, ये जो 1 लिखा हुआ है वहाँ पर आप μ2 लिख देंगे। ऐसा करने से आपको μ1 μ2 का रोल समझ में आ जाएगा। फिर आपको दोनों को ऐड कर देना है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तब भी पाओगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें ये चेंज नहीं हुआ है। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको एक फार्मूला मिल जाएगा लेंदी टाइप का, जो भी है उसको यूज़ करके आप अपना आंसर देने वाले हो। इसका मतलब आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम का भी आंसर दे सकते हो, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होंगे, और उनके लिए फार्मूला आप यहाँ से बेटर है कि आप इसको याद रखो और 2 फार्मूला लिखो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इससे जो सिंप्लीफाई करने से फार्मूला आएगा वो लेंदी आएगा, रिकॉल करना थोड़ा सा हार्ड होगा। तो बेटर है कि हम उनको कहीं भी डिराइव कर सकते हैं जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है, और अपना आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो रहता है वो मैग्नीफिकेशन करेगा कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर आपको पता है तो इमेज की हाइट बतानी होगी। ना ऑब्जेक्ट को हम लोग अभी तक जब भी मैग्नीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला ही केस देख रहे हैं। तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है और जिसका नाम लेट से ए बी है। इसकी आपको पहले इमेज बनाना होगा। तो सबसे पहले ए की इमेज बनाएंगे, ए डैश, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, और इसके लिए लेंस मेकर फार्मूला लगा करके आप डायरेक्टली बता सकते हो। इसके बाद फिर बी डैश निकालेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो पहले बी को बात करते हैं। बी के लिए कई सारी लाइट रेज आप कंसिडर कर सकते हो। अगेन आप सिंपलेस्ट वाली कंसिडर करते हो। लेंस में क्या होता है कि लेंस में अगर कोई भी लाइट सेंटर से पास करती है तो अनडेविएटेड जाती है, राइट। सो अगर एक लाइट रे यहाँ से पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो ये अनडेविएटेड होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लेंस को लेकर के कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड रहती है। तो ये अनडेविएटेड चला जाएगा। फिर इसके बाद आप बोलोगे कि हमने ए डैश पकड़ा था, ए डैश हमको यहाँ कहीं मिला था। अगर ए डैश आपको यहाँ कहीं मिला था तो उसके वर्टिकली जस्ट वर्टिकली बिलो। सो अगर आप वर्टिकली चलेंगे तो जहाँ पर ये पॉइंट ये लाइन मिलेगी आपको, इसी लाइन के पॉइंट पर आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये बी डैश हो जाएगा। एक बार बी डैश हो गया तो ए डैश बी डैश आपको पता चल जाता है। इस केस के लिए फिर आप आगे बोलोगे कि अगर इस एंगल को हमने एंगल ऑफ अल्फ़ा बोला था तो ये एंगल भी अल्फ़ा रहता है, ये चेंज नहीं करता है किसी भी लेंस के लिए। तो फिर इसके बाद यहाँ पे स्टोरी काफ़ी इजी हो जाती है। इसका नाम 1 मिनट के लिए सी दे देते हैं।
तो आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे होंगे, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो दो ट्राइंगल आप देख लीजिए, ट्राइंगल ऐसा लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ए राइट एंगल्ड है तो बी ए सी राइट एंगल्ड है। दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डैश ए डैश सी। दोनों के लिए tan अल्फ़ा यूज़ कर सकते हो। तो tan अल्फ़ा अगर आप यूज़ करोगे तो ये आएगा ए बी डिवाइड बाई ए सी और सी ए इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई सी ए डैश। अगेन आपको ए डैश बी डैश पे इंटरेस्ट होगा तो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज बता रहा है, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो सी ए डिवाइड बाई सी ए डैश आ रही है। इसको हम अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसको हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। तो इसमें सिंस इस लेंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। ये प्लस है और ये माइनस है और अप साइड प्लस है, डाउन साइड माइनस है, तो ए डैश बी डैश माइनस एच आई के बराबर होगा और ए बी की जो वैल्यू होगी वो एच ओ के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा। सी ए जो लिखेंगे हम लोग माइनस यू लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता रहे हैं। समथिंग रॉन्ग हैपेंड हियर, let me give the proper correction। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने का था, ये सी ए डैश होगा क्योंकि ये ए बी नीचे आएगा तो सी ए डैश ऊपर जाने वाला है। सो आप पाओगे कि ये आएगा सी ए डैश, सी ए डैश के लिए प्लस वी आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टेरिटरी में है तो ये प्लस वी आएगा डिवाइडेड बाई यू जो कि नेगेटिव टेरिटरी पर है तो माइनस यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो बेसिकली v बाई यू है और इसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इसलिए आपको पता चलेगा कि जो मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू v बाई यू के बराबर आ जाती है और ये एक फार्मूला बनता है जिसको आपको यूज़ करना होगा जब कभी मैग्नीफिकेशन निकालना हो लेंस में। यहाँ पर बेसिकली प्रूफ किया गया है। तो अभी आपको जो प्रूफ्स दिए जा रहे हैं ये प्रूफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू v बाई यू आएगी। लेंस फार्मूला आपने लर्न कर लिया, लेंस मेकर्स फार्मूला लर्न कर लिया, मैग्नीफिकेशन लर्न कर लिया। इसके बेसिस पर आप किसी भी लेंस से इमेज का फॉर्मेशन बना सकते हैं। ओके, लेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट्स अगर अपने पास ये लेंस है और आपने इसको यहाँ से कट कर दिया और केवल ऊपर वाला पोर्शन आप कंसिडर कर रहे हो लेंस का इतना पोर्शन। सो अगर आप केवल इतना पोर्शन कंसिडर कर रहे हो और आपसे कोई बोलता है कि इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ f थी तो और इसकी फोकल लेंथ f डैश है, तो बताइए कि क्या रिलेशन होगा f और f डैश में। और सिंपल पॉइंट अगर पूछा जाए तो क्या f डैश चेंज करेगा या वही रहेगा, तो आप बोलोगे f डैश की वैल्यू भी f रहेगी। क्यों, कैसे आपको समझ में आएगा, उसके लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला याद रखना है, म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। आपको चेक करना है कि क्या f में कोई चेंज आ रहा है। जब आप कट करोगे तो बीच के मीडियम पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का म्यू रहेगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 था तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 रहेगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 था तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 रहेगा। कितना भी पार्ट स्फीयर का क्यों ना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं करती, यानी r1 r2 चेंज नहीं किया, म्यू चेंज नहीं किया तो f भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब किसी भी लेंस को अगर आप कट कर देते हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो आप पाओगे कि उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, इट विल रिमेन द सेम फोकल लेंथ। अगर सेम फोकल लेंथ कैरी करता है तो आप पाओगे कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f भी वैलिड होता है। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर सेम ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट वहीं पर रखी हुई है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे इमेज की लोकेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर इमेज की लोकेशन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है तो आप पाओगे कि उसके मैग्नीफिकेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू v/u होती है। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। तो कई बार इस तरह से कट करके पोर्शन आपको देगा, बोलेगा बताइए क्या चेंजेस हैं, तो हम उसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ विल नॉट चेंज। अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन आपने नहीं बदली है तो इमेज की लोकेशन भी चेंज नहीं करेगी, मैग्नीफिकेशन भी चेंज नहीं करेगा। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड ये समझा जा सकता है कि इसके अंदर का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तो वो पूरा एक ही होता है, कई बार उसको चेंज करेगा। बोलेगा कि यहाँ से लेट से 20 से हमने इसको 22 पार्ट किया हुआ है और मल्टी पार्ट किया हुआ हूँ, एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको μ1 बोलेगा, इसको μ2 बोलेगा। बोलेगा कि बताइए कि इसमें कितना इमेजेस बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखिए, हाउ मैनी इमेजेस यू आर गोइंग टू फाइंड इट। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना होता है, इमेज फॉर्मेशन के हमको लाइट रे समझना होता है। तो एक लाइट रे को हम यहाँ पे देखेंगे, वो लाइट रे इस तरह से पास होकर कहीं जाएगा, दूसरा लाइट रे यहाँ देखेंगे वो भी पास होकर के जाएगा। आप देखोगे दोनों लाइट रेज सिमिलर मीडियम से जा रहे हैं, दोनों μ1 और μ2 को क्रॉस करते हैं।
इसका मतलब ये पूरा बॉडी लेंस जो है वो एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इसकी एक सिंगल फोकल लेंथ आएगी। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी वो एक फोकल लेंथ आएगी, और जब कभी एक फोकल लेंथ आता है तो एज पर दिस फार्मूला आप पाओगे अगर u की वैल्यू 1 है और फोकल लेंथ की वैल्यू 1 है तो आप पाओगे v की वैल्यू भी 1 ही मिलने वाली है। इसका मतलब एक ही इमेज फॉर्मेशन आएगा। तो इस केस में आप पाओगे कि सिंगल इमेज बनेगी, सिंगल इमेज, राइट। अगर इस तरह से आपने उसको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को फिल किए हुए हैं, नॉट ओनली 2, अगर आपने इसमें मल्टीपल भी फिल किए होते हैं, लेट्स से कि ऐसा बोलता है कि इस पर एक और यहाँ पे पार्टीशन लगाया कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पार्टीशन चल रहे हैं और μ1 μ2 μ3 बोलेगा, तब भी आप बोलोगे कि यस एक ही इमेज बनने वाली है। ना अगर इसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन कुछ और हो जाए, लेट्स से ऐसा हो जाए कि यहाँ से पार्टीशन किया गया है और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है, तो ये μ1 है और ये μ2 है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया, आपसे पूछता है कि कितना इमेजेस बनने वाला है। देन अगेन यू विल थिंक इमेज कैसे बनता है। एक लाइट रे हम यहाँ से ले जाएंगे, ये अपना आगे जाएगा, और यहाँ से ले जाएंगे आगे जाएगा। अब देखोगे इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग जा रहा है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग जा रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन का फोकल लेंथ अलग होगा क्योंकि μ1 बदल गया है। फोकल लेंथ में 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 होता है। बस ये आपको याद रखना है। फोकल लेंथ कब चेंज होगी? जब या तो r1 r2 चेंज हो या फिर म्यू चेंज हो। और इस केस में r1 r2 तो चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है तो आप बोलोगे ऊपर का फोकल लेंथ f1 होगा, नीचे का फोकल लेंथ f2 होगा। अगर दो फोकल लेंथ हैं तो फिर दो इमेज बनती हैं। अगेन रिमेंबर दिस कि अगर एक फोकल लेंथ है तो एक इमेज बनेगी, दो फोकल लेंथ है दो इमेज बनेगी, क्योंकि u फिक्स्ड है। u फिक्स्ड है मतलब ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है। तो इस केस में आप पाओगे कि 2 इमेजेस विल बी देयर। और बनाने के लिए आप फर्स्ट का फोकल लेंथ निकालेंगे, सेकंड का फोकल लेंथ निकालेंगे, दोनों के लिए सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज़ करेंगे, μ1 μ2 यूज़ करेंगे, अपने को आंसर आ जाएगा। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो बोला था बताइए कितने इसकी इमेज बनेगी। तो जितने पार्ट में आप डिवाइड करोगे इमेजेस भी उतनी बनेगी, यानी ऐसा बोलेंगे कि जितना उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेंगे और जितनी उसकी फोकल लेंथ आएंगे उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे। अगर ये μ1 है, इन केस दिस इज़ μ1, दिस इज़ μ2, दिस इज़ μ3, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो हाउ मेनी इमेजेस। अब अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं तो 3 फोकल लेंथ 3 इमेजेस, तो आप बोलोगे कि 3 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। गॉट टू नो। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इमेजेस भी बता सकते हैं और कट करने के बाद क्या होने वाला वो भी बता सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फोकल लेंथ के बारे में हम बात कर सकते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में आपने लर्न किया थिन लेंस के बारे में, उसका फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और मॉडिफिकेशंस विद द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।